पहले विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, इसके बारे में काफ़ी डिबेट हो चुकी है, काफ़ी बहस इसके ऊपर हो चुकी है। फॉर द विक्टोरियस एलाइज द क्वेश्चन ऑफ हाउ वॉर became a question of how far the Germans and their allies should be held responsible। जिसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यदि आप जीतने वाली शक्तियों से बात करें या जीतने वाली शक्तियों के ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो जीतने वाली जो पावर्स हैं, विक्टोरियस एलाइज जिनको बोलते हैं, एलाई का मतलब होता है दोस्त और विक्टोरियस का मतलब जो जीते हुए हैं, यदि आप उनके नज़रिए से बात करें, उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, बल्कि उनके लिए क्वेश्चन सबसे बड़ी बात ये थी कि जर्मन और उसके जो दोस्त थे उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने वाली शक्तियाँ कौन सी थी? अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था। और हारने वाली कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड देन ऑटोमन एम्पायर। तो ये 3 एम्पायर थे और चौथा एम्पायर था पर ये मित्र राष्ट्रों के साथ था। 1917 में लड़ाई छोड़ के चला गया था ये, क्योंकि यहाँ पर साम्यवादी क्रांति आ गई थी। तो ये 3 शक्तियाँ मिलके लड़ रही थी। अब जो जीतने वाली शक्तियाँ थी, इन दोनों को मिलाकर पर्टिकुलरली अमेरिका, आई थिंक इस लड़ाई में इटली भी इनके साथ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली इन देशों के साथ था। तो ये देश जब जीत जाते हैं, इन्होंने इस बात को कम तवज्जो दी कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, बल्कि इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए और उसके जो दोस्त हैं उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। तो यही पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाला यहाँ तक कवर कर लिया हमने। एट वर्साइल्स द विक्टर्स इम्पोज्ड अ स्टेटमेंट ऑफ जर्मन वॉर गिल्ट इन द फाइनल सेटलमेंट। तो वर्साइल्स के अंदर, फ्रांस के वर्साइल्स के अंदर एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा जाता है। ट्रीटी का मतलब है संधि होती है, समझौता होता है, वहाँ पर बैठते हैं वो सारे मिलकर। और इस लड़ाई में ऑब्वियस सी बात है, जो जीतने वाले हैं वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मनवाने में ज़्यादा कामयाब होंगे इसमें। तो इनके द्वारा जर्मन वॉर गिल्ट एक स्टेटमेंट दी गई, जिसका मतलब क्या है कि जर्मनी गिल्टी है, जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। फाइनल सेटलमेंट में प्राइमरली टू जस्टिफाई द रेपरेशन दे डिमांडेड, और इनके द्वारा जर्मनी से मुआवजा मांगा गया। जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया गया? जर्मन वॉर गिल्ट कहा गया कि जर्मनी इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनका करने का मकसद क्या था? क्योंकि वह जर्मनी से रेपरेशन चाहते थे, मुआवजा चाहते थे। रेपरेशंस का मतलब होता है मुआवजा, कंपनसेशन मिले कि जो लड़ाई हुई है, जो मित्र राष्ट्र हैं उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा। Debates among historians about the war's origin focused on political, military and systemic factors। तो जो हिस्टोरियंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्टडी करने वाले हिस्टोरियंस हैं, उनके द्वारा पहले विश्व युद्ध के राजनीतिक, सैनिक और व्यवस्थात्मक फैक्टर्स को फाइंड आउट किया गया है कि ये वाले जो रीजन्स थे, ये वाले जो एलिमेंट थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इस लड़ाई के लिए। तो कुछ के द्वारा क्या कहा गया, तो सभी के द्वारा अलग अलग चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। किसी ने राजनीतिक पहलू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, किसी ने आर्थिक पहलू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, किसी ने व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया। जो लड़ाई है इसकी शुरुआत ऐसी स्थिति में हुई है, कम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, ऐसी स्थिति उस समय बनी थी जो जटिल है बिल्कुल। एंड मिलिट्री इम्पेरेटिव्स ऑफ द रिस्पेक्टिव अलाइंसेस, और उस समय जो मिलिट्री अलाइंसेस बन गए थे, तो आपने पाया होगा कि 1907 में कोई अलाइंस बना था वहाँ पर। सो अलाइंस का मतलब क्या होता है? अलाइंस का मतलब होता है गठबंधन बनना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे आप पढ़ते ही होंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं तो 1907 में कोई 2 देश मिलते हैं, वो आपस में समझौता करते हैं, एंड फिर कुछ समय बाद कुछ 2 देश और मिलते हैं, तो वो आपस में समझौता करते जाते हैं, तो इनके अलाइंसेस बनना शुरू हो जाते हैं, इनके गठबंधन बन जाते हैं। तो हम देख रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वह भी गठबंधनों के बीच ही लड़ा गया। ऐसा नहीं हुआ कि 2 देशों ने लड़ाई है, 4-5 देश एक तरफ थे और 4-5 देश जो शक्तिशाली थे वो दूसरी तरफ थे। तो अलायंस था, गठबंधन था, तो उनके गठबंधन बन चुके थे जिसने मजबूर कर दिया उनको लड़ने के लिए। तो ये गठबंधन ऐसा था जिसमें बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था।
एंड जैसे ही ये शक्ति का संतुलन ब्रेक होता है तो लड़ाई हो जाती है। युद्ध के बाद की इंटरप्रिटेशन क्या बताई गई है, इसमें बताया गया है केम फ्रॉम वेस्ट जर्मन हिस्टोरियन। जर्मनी के वेस्ट जर्मन में रहने वाले एक व्यक्ति हैं फ्रिट्ज फिशर, इनके द्वारा अपना एक वर्जन दिया गया है और कहा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। हु इन इज 1967 में इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है और कहा गया है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और बुक का नाम क्या है, जर्मनीज एम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वेस्ट जर्मन हिस्टोरियन है, इनके द्वारा अपनी इस किताब में लिखा गया है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो पर्टिकुलरली इनकी जब आप किताब का ही नाम पढ़ेंगे, जर्मनीज एम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी का क्या उद्देश्य था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मन एग्रेशन का मतलब क्या होता है, जर्मनी के द्वारा लड़ाई करना, एग्रेशन करना, अटैक करना। एग्रेशन का मतलब क्या है, अटैक करना। आंतरिक राजनीतिक जरूरतों के कारण ऑफ एन ऑटोक्रेटिक एलीट, ऑटोक्रेटिक जो एलीट थे, ऑटोक्रेटिक एलीट कौन से होंगे इसमें, जिनके पास शक्ति है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाह, एलीट का मतलब होता है एक विशेष वर्ग, ठीक है, एलीट का मतलब होता है विशेष वर्ग। तो जर्मनी के अंदर एक विशेष वर्ग था। विशेष वर्ग कौन होगा, जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, ऑटोक्रेटिक, वो तानाशाह थे। जर्मनी के जो रूलर थे वो तानाशाह थे, जिनके पास शक्ति थी, वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आप उस दौरान ये पाएंगे कि जो नेशन स्टेट की शुरुआत हुई है वो 1648 के बाद होना शुरू होती है। आपने पाया होगा कि जैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है, इटली की यूनिफिकेशन होती है, तो हम उनके नेशनलिस्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रवादी एक लहर चलती है और उसके कारण जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। इटली के अंदर राष्ट्रवादी एक लहर चलती है तो इटली का एकीकरण हो जाता है। इस पॉइंट को पढ़ते हैं और फिर मैं समझाता हूँ इसको। दीज मासेज ऑफ द बेलिग्रेंट नेशंस शेयर्ड नेशनलिस्ट बिलीव्स एंड पैट्रियोटिक वैल्यूज, जिसमें कहा गया है कि मासेज का मतलब होता है लोग, बेलिग्रेंट का मतलब है लड़ने वाले। तो जो लड़ने वाले देश थे, नेशन का मतलब देश, नेशंस लिखा है तो विभिन्न देश, लड़ने वाले विभिन्न देश, विभिन्न देशों के लोग, द मासेज ऑफ द बेलिग्रेंट नेशंस, लड़ने वाले विभिन्न देशों के लोग, शेयर्ड नेशनलिस्ट बिलीव्स, राष्ट्रवादी कुछ धारणाएं उनके अंदर बन गई थी, पैट्रियोटिक वैल्यूज, और देशभक्ति की कुछ मूल्य उनके अंदर स्थापित हो गए थे। एज दे मास्ट ऑफ टू फाइट मोस्ट थाउट वॉर वुड बी शॉर्ट विक्टोरियस एंड इन मैनी केसेस ग्लोरियस, जिसमें सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड उनमें से अधिकतर ने ये सोचा कि लड़ाई बड़े कम समय के लिए होगी और हम इसमें जीतने ही वाले हैं, और यदि हम जीतते हैं तो हमारा एक मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में आती है यूरोप के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही शुरुआत होती है। आज के ये जो आप नेशन देख रहे हैं ना, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये जितने भी, इटली हो गया, जितने भी ये देश हैं 1648 के बाद बनना शुरू होते हैं। इससे पहले की यदि आप बात करें तो एक मध्यम युग था जिसको डार्क एज कहा जाता था, अंधकार का युग। उसमें आपको पता ही है कि रोम का जो चर्च था वो आदेश देता था सभी देशों को मानने पड़, सभी जितने भी जो राजा थे उनको मानने पड़ते थे। उसके बाद राजाओं के द्वारा विद्रोह किया गया चर्च के खिलाफ, तो धीरे धीरे राजा पावरफुल हुए एंड इन राजाओं के द्वारा कहा गया कि हम एक नेशन हैं, हमारी एक अलग से नेशनैलिटी है, हमारी एक अलग से राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता क्या होती है, जैसे राष्ट्रीयता को यदि हम पढ़ते हैं तो नेशनैलिटी इसको बोलते हैं। नेशनैलिटी से ही वर्ड निकला है नेशन, एंड नेशन क्या है, राष्ट्र। और राष्ट्र क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर भूमि के ऊपर एक ही प्रकार की प्रजाति के रहने वाले लोग अपने लिए अलग से एक राजनीतिक व्यवस्था बना लेते हैं, उसको बोलते हैं नेशन। तो एक प्रजाति बोला गया है, और ये प्रजाति किस आधार पे बनी। जैसे फ्रांसीसियों ने बोला कि हम इटली के जो रोम का जो चर्च है इसकी बातें इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी अपनी एक अलग लैंग्वेज है एंड हमारी राष्ट्रीयता का आधार हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है। इंग्लैंड ने बोला कि हमारी अलग से राष्ट्रीय पहचान है, और वो राष्ट्रीय पहचान कहाँ से बनेगी, हमारी भाषा से।
एंड जर्मन्स ने भी यही बोला। जर्मनी ने इनफैक्ट इसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया जो कि पहले के भी जोड़ा था, परंतु जर्मनी और इटली ने उसको ज़्यादा जोड़ा। जैसे आप हिटलर को सुनते होंगे, हिटलर ने बोला कि वी आर आर्यंस, हम आर्यंस हैं और हमारी रेस, हमारी जो चमड़ी है, हमारा जो कलर है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर नेशंस, इसलिए हमारी एक अलग राष्ट्रीयता है, हमें अलग से एक नेशन बनना है। तो जो बिस्मार्क के बारे में आप सुनते होंगे, तो उनके द्वारा भी यही डिमांड्स करी गई थी और इसी के आधार पर जर्मनी की भी यूनिफिकेशन होती है। तो 1648 के बाद ये सिलसिला चलता है जिसमें इनको अपनी राष्ट्रीय पहचान के ऊपर बहुत सारा गर्व हो जाता है। अब जहाँ पर इंडिया की बात कर लें तो हम कभी कभार इस बात में भी कंटेस्ट फील करते हैं कि कैन वी कॉल इंडिया एज ए नेशन, क्या हम इंडिया को एक राष्ट्र कह सकते हैं? बिकॉज इट इज़ चैलेंजिंग टू कॉल इंडिया नेशन। भारत को एक नेशन कहना या राष्ट्र कहना बहुत चैलेंजिंग है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो जैसे कि फ्रांस ने एक एलिमेंट ढूंढ लिया, लैंग्वेज, कि हमारा नेशन किसके आधार पर बनेगा? लैंग्वेज के आधार पर। इंडिया वो फैक्टर आज तक नहीं ढूंढ पाया है क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज है ही नहीं। तमिलियन बोलेंगे कि हमारी अलग से लैंग्वेज है, हिंदी स्पीकिंग पीपल है, तेलुगु स्पीकिंग पीपल है। देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस इन इंडिया। एंड धर्म के आधार पर भी डिफरेंट रिलीजन्स लोकेट्स इन इंडिया। और भी कोई फैक्टर यदि हम फाइंड आउट करें तो बहुत टफ हो जाता है, परंतु ये जो कुछ कंट्रीज थी इनके द्वारा फाइंड आउट कर लिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो राष्ट्र की जो राष्ट्र या फिर राष्ट्रवादी जो लहरें हैं वो इन देशों के अंदर चली हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि 1648 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और यहाँ पर जो लोग थे धीरे धीरे ये इतने कंसोलिडेटेड हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हम अब एक हो गए हैं और हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन सामने वाले हैं। दुश्मन कौन है? दूसरे देश। तो आपने 1914 से पहले पाया होगा कि यूरोप के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक आप देख रहे होंगे कि यूरोप के अंदर लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हुई। उसका रीज़न क्या था? यही नेशनलिज्म की फीलिंग, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर यहाँ पर जो ऑटोक्रेट्स थे वो रूल कर रहे थे, जो तानाशाह थे वो रूल कर रहे थे। जो भी कोई दुर्घटना होती थी वो कहते थे कि हम एक बार फिर से प्रोस्परस होंगे, परंतु हमारा जो दुश्मन है वो सामने वाला देश है, इसलिए जब तक हम उससे लड़ेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो लोगों को क्योंकि सही से इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जब नहीं पहुंचेगी तो लोग उन चीज़ों को मानने पे विश्वास करते हैं। और जर्मनी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जो ऑटोक्रेट्स थे, तानाशाह थे, रूल कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनते होंगे, वहाँ पर जो मीडिया है उसको फ्रीज कर दिया गया है। सरकार जो चाह रही है वही इन्फॉर्मेशन मीडिया तक, लोगों तक पहुँच रही है। तो इन देशों में भी ऐसा ही हो रहा था। तो लोग जो थे, जो मासेस थी, लड़ने वाले जो देश थे, उनके जो लोग थे, उनके अंदर जो रहने वाले लोग थे, उनको लगा कि यदि हम लड़ाई लड़ते हैं तो ये छोटी लड़ाई होगी और इसमें हम पक्का ही जीतेंगे, क्योंकि जो इनको जो लीड करने वाला जो नेता था वो कभी भी ये नहीं कह रहा था कि हम हारने वाले हैं, वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे जीतेंगे। तो ये वाली जो फीलिंग थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एक रीज़न ये भी बताया है कि इन देशों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी, उसने भी इन देशों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करने के लिए मजबूर किया। यही लिखा है, द मासेस ऑफ द बेलिग्रेंट नेशंस शेयर्ड नेशनलिस्ट बिलीफ्स एंड पैट्रियोटिक वैल्यूज। जो लड़ने वाले देश थे उनके लोग, उनकी राष्ट्रवादी धारणाएं थी और देशभक्ति से जुड़े हुए मूल्य थे। इसलिए कभी कभार राष्ट्रभक्ति जो होती है या देशभक्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिमिलर ही चल रही थी। वैसे तो देशभक्ति ये होती है कि आप एक टेरिटरी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और राष्ट्रवाद वो होता है जब उस टेरिटरी के अंदर सेम नेचर के कोई लोग रहते हैं। सेम नेचर का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज हो सकती है या कोई एक फैक्टर हो सकता है जिसके आधार पर वो यूनाइटेड फील करते हैं। इंडिया के अंदर ये वाला फैक्टर ढूंढना थोड़ा टफ है। सो जो देशभक्ति की भावना है और जो राष्ट्रवादी जो बिलीव थे लोगों के, उसने यहाँ पर एक मजबूर किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए। एज दे मार्च्ड ऑफ टू फाइट, जैसे ही वह इस लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही वह लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं, उनको लगा कि लोगों को लगा, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ने वाले कौन है? आर्मी में तो लिमिटेड से लोग होंगे, बाद में लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। उनको लगा कि लड़ाई छोटी होने वाली है और इसमें हम 100% जीतने वाले हैं।
एंड इन मैनी केसेस इनको लगा कि यदि ये जीत जाएंगे तो इसमें हमारे देश की एक शान बढ़ेगी। ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी होता है। जैसे चाइना के साथ कोई छोटा सा बॉर्डर क्लैश होता है तो हम में से भी बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं कि अभी जाओ उड़ा दो उनको। पाकिस्तान के साथ कोई क्लैश होता है, ऐसा ही करते हैं हम लोग भी, या किसी पड़ोसी देश के साथ, तो लोगों की जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो जाग जाती है। वो बोलते हैं कि होने दो, जो होता है देख लेंगे, हम इस अपमान के साथ नहीं जी सकते। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग भी, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के, अपने एक प्राइड के लिए, अपने आप को ग्लोरियस जाने कि अपने आप की एक महानता बताने के लिए कि नहीं हम भी महान हैं। तो चाइना के साथ हमें आज ही लड़ पड़ना चाहिए यदि बॉर्डर के ऊपर कोई क्लैश होता है बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये कहाँ से आता है? यही आपके अंदर भी एक फीलिंग आती है उस समय। सो लाइक वाइज ये वाली जो फीलिंग थी इन लोगों के बीच थी। एंड व्हेन पीपल आर नॉट रैशनल, जब किसी देश के अंदर लोग रैशनल नहीं होते हैं तो वो ऐसे डिसीजन जल्दबाजी में ही लेते हैं। हाउएवर द रियलिटी ऑफ द यूरोपियन बैटलफील्ड एंड एडवेंट ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर वाज अदरवाइज। तो ये एक वॉर करने की एक टेक्निक थी, ट्रेंच वॉरफेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेंच का मतलब ये है कि जो आप देखते होंगे, कोई बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी जहाँ पर उन्होंने ज़मीन की खुदाई करी और सैनिक वहाँ पे बैठे हुए, उसको ट्रेंच बोलते हैं। ये जियोग्राफी की एक टर्म है। तो वहाँ उस तरीके से कुछ तैयारी करी जाती है कि लड़ाई लड़ी जाती है। जैसे कि सामने से सैनिक आते हैं तो वो छुप जाते हैं ज़मीन के नीचे, और सामने वाले को क्या लगता है, सामने वाले को लगता है कि हम उनके साथ लड़ेंगे जाकर, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो छुपे होते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बॉर्डर मूवी देखी है ना सभी ने, उसमें वो नीचे जो बनाया होता है पाकिस्तान की तरफ से कुछ टैंक्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी किसकी होगी उस केस में? उसकी होगी जो सामने से आ रहा है। जो छुपा हुआ है उसकी कैजुअलिटी कम होगी, उसका नुकसान कम होगा। तो ट्रेंच वॉरफेयर उस दौरान, ये वाली टेक्निक उसी समय ईजाद हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुई थी।